एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज युद्ध का है 55वां दिन। यूक्रेन के बीच ब्रिटेन ने बड़ा दावा किया है जो दुनिया को डराने वाला है। ब्रिटेन ने कहा है कि आज रशिया यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि दुनिया एंटी रेडिएशन दवा और बम शेल्टर के लिए तैयार रहे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, आज युद्ध का है 55वां दिन। युद्ध के बीच ब्रिटेन ने यह बड़ा दावा किया है जो दुनिया को डराने वाला है। ब्रिटेन ने कहा है कि आज रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। कुछ बॉम्बर भी देखे गए यूक्रेन के ऊपर उड़ते हुए और यह माना जा रहा है 4 बॉम्बर ऐसे देखे गए थे जो कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों के ऊपर उड़ते हुए नजर आए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया तैयार रहे। दुनिया को आगाह किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया एंटी रेडिएशन दवा और बम शेल्टर के लिए तैयार रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह आगाह किया है और साथ ही ब्रिटेन ने यह बड़ा दावा किया है जो वाकई दुनिया को डराने वाला है। आज 55वां दिन है। रशिया लगातार अपने हमले और भी ज्यादा तेज करता हुआ नजर आ रहा है और सीधा रशिया ने कह दिया है कि सरेंडर करें नहीं तो तबाह कर देंगे। तो वहीं ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पीछे हटने को यूक्रेन फिलहाल तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे। तो वहीं अमेरिका की तरफ से भी लगातार मदद की जा रही है। इसके पहले भी हथियारों का एक बड़ा जखीरा अमेरिका से यूक्रेन भी पहुंचा था, जिसकी सहायता से यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। लेकिन ब्रिटेन का यह दावा डराने वाला है। तो रशिया यूक्रेन की जंग का आज 55वां दिन है। रूसी नेवी के जहाज मॉस्कवा के डूबने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे रूसी सेना जल्द से जल्द कब्जा करना चाहती है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को ऑपरेशन बिस्तरो लॉन्च करने को कह दिया है। रूसी भाषा में बिस्तरो का मतलब होता है तेजी से, यानी सुप्रीम कमांडर ने अपनी सेना को यह आदेश किया है कि अपने हमले तेज करो। रूसी नेवी का गाइडेड मिसाइल क्रूजर जब यूक्रेनी हमले में तबाह हो गया, तब पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों को और ज्यादा तेज करने का आदेश दिया। जब मॉस्कवा के डूब जाने के बाद रूसी सेना पर दुनिया भर में सवाल उठने लगे, तब पुतिन ने रूसी सेनाओं को ऑपरेशन बिस्तरो का ऑर्डर दिया। ऑपरेशन बिस्तरो में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मचाई। यूक्रेन में पश्चिम से लेकर पूरब तक रूसी सेनाओं के हमले में अचानक तेजी आई। रूसी हमलों के तेज होने का सीधा मतलब ये है कि यूक्रेन के शहरों में और ज्यादा तबाही, जान माल का और ज्यादा नुकसान। 54 दिनों की लड़ाई में यूक्रेन का हाल क्या हो गया है, आपको दिखा दूं। ये दोनों ही तस्वीरें चेर्निहिव की हैं। जंग के बाद हर तरफ बर्बादी दिख रही है। इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, जबकि जंग के पहले चेर्निहिव एक खुशहाल और चमकदार शहर हुआ करता था। युद्ध किस तरह 30 साल की मेहनत को कुछ घंटों में तबाह कर सकता है, चेर्निहिव इसका जीता जागता सबूत है। एक तरफ बर्बादी है, दहशत है, मौत है, तो दूसरी तरफ ठीक 54 दिन पहले का चेर्निहिव है जो विकसित था, निडर था, जिंदगी से भरपूर था। ड्रोन से बनाए इस वीडियो में भी चेर्निहिव की तबाही साफ दिख रही है। एक हंसता खेलता शहर किस तरह युद्ध की भेंट चढ़ गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यूक्रेन के शहरों के तबाह होने का सिलसिला अभी भी जारी है। ये तस्वीरें खार्किव की है। खार्किव के करीब करीब सभी हिस्सों पर इस वक्त रूसी सेना ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उनकी यूक्रेनी सेना से भयंकर लड़ाई अभी जारी है। खार्किव की रिहायशी इमारतों को देखने से पता चल रहा है कि रूसी सेना ने कितना जोरदार हमला किया होगा। 5 लोगों की इसमें मौत हुई, 20 से ज्यादा घायल हैं। ये तस्वीरें रूसी हमले के फौरन बाद की है। चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। हमले के बीच राहत और बचाव भी चल रहा था। लोग जहां तहां घायल पड़े हुए थे। आसमान में रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की आवाज गूंज रही थी। बमों के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था, लेकिन उन सब के बावजूद फायर फाइटर्स लोगों को बचाने में लगे रहे। मेडिक्स उनके इलाज में जुटे रहे। इस हमले में कुछ तो जान बचाने में कामयाब हो गए, कुछ जख्मी हुए और कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे।
मरने वालों में एक लड़की भी शामिल थी जिसे बचाया नहीं जा सका। और एबीपी न्यूज आपको लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है। हमारे संवाददाता इस वक्त यूक्रेन में ही मौजूद हैं। वो एक्टिव वॉर जोन में अपनी जान पर खेलकर आप तक वहां के जमीनी हालात दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक युद्ध क्षेत्र मकारीव में एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह पहुंच रहे हैं और रूसी सेना यहां से वापस हट गई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। पिछले 54 दिन से यूक्रेन रूसी बमबारी को झेल रहा है। पहले लग रहा था कि रूस आसानी से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेनी सेनाएं जबरदस्त मुकाबला कर रही है और कई इलाके उन्होंने रूसी कंट्रोल से छुड़ा भी लिए हैं। ऐसा ही एक शहर है मकारीव, जहां रूसी सेना ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह जब मकारीव पहुंचे तो देखिए उन्होंने क्या पाया। मकारीव डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद हैं और यहाँ भी रूस और यूक्रेन के बीच जमकर युद्ध हुआ था। रूस ने जमकर बमबारी की थी और उसके निशान इस शहर में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए पूरे शहर का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है। ये इमारत, दुकानें, व्यवसाय सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं, तहस नहस हो चुके हैं। सड़क के एक छोर के आपने दुकानों और की तस्वीरें देखी, सड़क के दूसरी छोर पर देखे लोगों के जो घर हैं वो घर तबाह हो गए हैं। जगह जगह गोलीबारी के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर गोलीबारी के निशान यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। सब यहाँ गोलियां लगी हुई हैं, यहाँ पे बुलेट शेल्स जगह जगह फैले हुए हैं और पूरा इलाका तबाह हो गया है। जगह जगह ऐसा लगता है भूकंप बड़ी तीव्रता का आया हो, इस प्रकार की बमबारी गोलाबारी यहाँ पर हुई थी और इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। और अब अगर हम बात करें मकारीव की तो यहाँ की अधिकतर आबादी 95% से अधिक आबादी यहाँ से चली गई है। पूरा परिसर सूना पड़ा हुआ है। रूसी सेना ने यहाँ एक इमारत पर कब्जा किया और फिर उसे अपना बेस बना लिया। गोला बारूद, सैन्य गाड़ियाँ सब यहाँ थी, लेकिन अब यहाँ पर हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी दिख रही है। मकारीव में जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर रूस की सेना ने अपना एक हेडक्वार्टर बनाया था। रूस की सेना ने सबसे पहले यहाँ पर 24 फरवरी को एयर स्ट्राइक किया था। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से यहाँ पर हमले किए थे, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया और उसके बाद जब सेना यहाँ पर दाखिल हुई तो उन्होंने इस इमारत को, जो आप इमारत देख रहे हैं, इस इमारत को उन्होंने अपना बेस बना लिया था, हेडक्वार्टर बना लिया था। यहाँ पर वो अपने साजो सामान रख रहे थे और यहाँ बिल्डिंगों पर, खिड़कियों पर अपने स्नाइपर्स तैनात रखे थे और यहाँ से निगरानी रखी जा रही थी। चूंकि इस इलाके के लोग इस घर को खाली कर चुके थे, यहाँ पर रूस की सेना ने अपना बेस बना लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने जो सप्लाई था, वो सप्लाई के लिए जो वाहन थे वो यहीं पर पार्क करके रखे हुए थे। ये देखिए तमाम जो आपको ट्रक हैं, ये रूस के मिलिट्री ट्रक हैं, मिलिट्री सप्लाई ट्रक हैं और इसमें जितने साजो सामान थे रूस के वो यहाँ पर रखे जा रहे थे। चूंकि ये हेडक्वार्टर था और यहाँ से जगह जगह भेजे जा रहे थे, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुई उसमें यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर निशाना साधा और निशाना बनाया और रूस के इस हेडक्वार्टर को नस्तनाबूद किया। साथ ही साथ उनकी जो गाड़ियां हैं उसको नस्तनाबूद किया। इमारत के अंदर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जिस कमरे में एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ पहुंचे, वहां जिंदा कारतूस मिले। यहाँ देखिए जिन घरों में रूस की सेना यहाँ पर तैनात थी उन्होंने अपना दफ्तर बना लिया था। यहाँ से वो सप्लाई कर रहे थे, ईंधन सप्लाई कर रहे थे। वो घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। बमबारी हुई है, यहाँ मिसाइल अटैक हुए हैं। यहाँ पर रूस की सेना थी। जब यूक्रेन की सेना को पता चला कि रूस की सेना इस पूरे बिल्डिंग को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ पर उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ है, उसके बाद लगातार यहाँ लगातार फायरिंग होती रही। दोनों पक्षों के बीच में जमकर लड़ाई हुई और यहाँ उन्होंने जमकर बमबारी की, जिसके बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ देखिए जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, ये देखिए यहाँ ये बहुत सारे बुलेट्स यहाँ पर, लाइव बुलेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखिए मेरे हाथ में ये लाइव बुलेट है, यानी ये इस्तेमाल में नहीं हुआ। इस प्रकार से हर फ्लैट में बहुत सारे ऐसे बुलेट्स पड़े हुए हैं। मकारीव शहर जिद्विश नदी के किनारे बसा है। जो पुल शहर के दो हिस्सों को जोड़ता है वो भी हमले का शिकार हुआ। 2 बड़े रॉकेट इससे टकराए और इसके आर पार हो गए। ये जिद्विश नदी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है। मकारीव शहर के बीच से होकर ये बहती है। चूंकि इस नदी को पार करने के लिए जो पुल बना है वो पुल बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए युद्ध के दौरान ये पुल भी टारगेट पर था। यहाँ पर 2 बड़े बड़े मिसाइल गिरे और मिसाइल गिरने की वजह से यहाँ क्या हालात हुए उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे ब्रिज में पूरा छेद हो गया है और हम पानी तक देख सकते हैं
और जो मलबा है वो पानी के अंदर गिरा हुआ है। और कुछ इसी प्रकार का एक मिसाइल अटैक ठीक इसके पास दूसरा अटैक भी हुआ था। कोशिश थी कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाए, जिससे कि सेना का जो मूवमेंट है, कोई किसी भी सेना का वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह ना हो सके। ये जो नदी है, इस नदी को कोई पार ना कर सके। जिद्विश नदी है, इसका जलस्तर काफ़ी कम ज़्यादा होता रहता है। और यहाँ देखिए बमबारी हुई थी, मिसाइल गिरा और पूरे बीच में जो ये पुल है उस पुल के बीचों बीच मिसाइल गिरा और ये ध्वस्त करने की कोशिश की गई। हालांकि 2 मिसाइल गिरने के बाद भी ये ब्रिज नहीं टूटा। ब्रिज ठीक ठाक हालत में है क्योंकि किनारे किनारे से गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन प्रयास यही था कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाता ताकि जो बड़े वाहन है, खास करके टैंक है, मिलिट्री व्हीकल है, वो इस नदी को पार ना कर सके और दूसरे इलाकों में जो मकरीव से दूसरे शहर की ओर जाते हैं या कस्बों की ओर जाते हैं, वहाँ टैंक और आर्टिलरी ना पहुँच सके। लड़ाई अभी भी जारी है और आगे आने वाले लंबे वक्त तक के लिए जारी रह सकती है, क्योंकि अभी तक समझौता हो नहीं पाया है। ना तो रूस पीछे हट रहा है और ना ही यूक्रेन। अगर कोई हटा है तो वो है यूक्रेन के लोग, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बात करते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगों से जुड़ी हुई खबर की। दिल्ली पुलिस ने दंगे के मामले में चौथी एफआईआर दर्ज कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने दंगों के मामले में चौथी एफआईआर दर्ज कर ली है। वीडियो में गोली चलाते दिख रहे सोनू चिकना के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नीले रंग का कुर्ता पहने सोनू चिकना वीडियो में फायरिंग करता हुआ देखा गया था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोनू चिकना को पुलिस ने उसी हथियार के साथ धर दबोचा जिससे फायरिंग करता हुआ वो वायरल वीडियो में दिख रहा है। जहांगीरपुरी दंगे मामले में अब सोनू चिकना की गिरफ्तारी के साथ ही कुल 22 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन 22 के अलावा 2 नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा है। सोनू शेख उर्फ सोनू चिकना को आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्राइम ब्रांच कोर्ट से सोनू चिकना की पुलिस रिमांड मांगेगी। ऐसे लोग जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं इसमें, जिन लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है और सिचुएशन को खराब किया है, पत्थर चलाए हैं, बोतल चलाए हैं, तलवार चलाए हैं, गोलियां चलाई हैं और अटैक किया है और सिचुएशन और माहौल को खराब किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन पे कड़ी कानूनी कार्रवाई। तो अब तक इस मामले में 4 एफआईआर हो चुकी है। पहली एफआईआर 16 अप्रैल को की गई, जिसमें विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी एफआईआर में बगैर अनुमति के शोभा यात्रा निकालने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ मुकदमा हुआ। तीसरी एफआईआर में पुलिस पर पथराव करने के आरोप में सलमा को आरोपी बनाया गया। चौथी एफआईआर में सोनू चिकना पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। कई सवाल उठ रहे हैं, उसके जवाब तलाशने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सोनू चिकना है दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे का मास्टरमाइंड। दिल्ली पुलिस सोनू चिकना की गिरफ्तारी को सबसे महत्वपूर्ण बता रही है। जो बीजेपी है, ये पुलिस उसके अंडर में आती है। बीजेपी को पुलिस को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए। सार नाम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। पिछले शनिवार का जो अनफॉर्चुनेट जो दंगा हुआ है और उसमें जो तमाम अपराधियों के लिप्त होने की बात जो सामने आई है साक्ष्यों के आधार पर, उस हिसाब से अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अपराधी, सबसे दुर्दांत अपराधी सोनू शेख एलियास यूनुस एलियास इमाम माना जाएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे में जिसे पुलिस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दुर्दांत अपराधी बता रही है, वो दंगे के दिन नीला कुर्ता पहने और भीड़ के बीच फायरिंग करता हुआ दिखा। नाम यूनुस उर्फ सोनू शेख उर्फ सोनू चिकना, उम्र 28 साल। सोनू चिकना को दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हुए दंगे के मामले में गिरफ्तार किया है। जब से ये सोशल मीडिया में या वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें ब्लू कुर्ता पहनकर दुर्दांत तरीके से गोली चलाता हुआ जो शख्स दिख रहा है, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। इसके ऊपर बहुत सारी टीम लगी और जहां जहां ये भाग रहा था उस हर जगह से कवर करके थोड़ी देर पहले
नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ और जो पुलिस की टीम थी, हम लोगों ने इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने सोनू शेख उर्फ सोनू चिकना से पिस्टल भी बरामद कर ली है। सोनू चिकना के खिलाफ गैर कानून हथियार रखने के जुर्म में आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है। दिल्ली दंगा केस में इसे पुलिस बड़ी कामयाबी बता रही है। ये जो कम्युनल सिचुएशन जो प्रेसिपिटेट किया, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्दांत अपराधी सोनू शेख को माना जाएगा। तो क्या सोनू चिकना ही जहांगीरपुरी दंगे का मास्टरमाइंड है? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। देखिए स्विच, आपको बड़ी जानकारी भी दे दें। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगा केस में एक नाम को लेकर दिल्ली पुलिस में बड़ा कंफ्यूजन दिखा। वो नाम है विश्व हिंदू परिषद से जुड़े प्रेम शर्मा का। आखिर ये माजरा है क्या, ये आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। लेकिन प्रेम शर्मा के नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन दिखाई दिया दिल्ली पुलिस की पूरी कार्रवाई में। वीएचपी का जिला प्रमुख है प्रेम शर्मा, एफआईआर में नाम भी है, लेकिन बार बार इस नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन दिखाई दिया। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से लेकर बीजेपी के नेताओं तक फोटो में दिख रहा ये शख्स है प्रेम शर्मा। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के मुखर्जी नगर जिले का जिला सेवा प्रमुख। जहांगीरपुरी दंगे मामले में पहले प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी की खबर आई। बाद में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने एबीपी न्यूज से बातचीत में साफ किया कि प्रेम शर्मा से सिर्फ पूछताछ की गई है। नई एफआईआर और हुई है और उसमें प्रेम शर्मा जो वीएचपी के नेता हैं उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई और बाद में एक मैसेज ये आया कि उन्होंने इंटरोगेशन ज्वाइन किया। तो सर इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के वायोलेशन का एक मसला रिकॉर्ड किया गया है और उसमें जो लोग जुड़े हुए थे उनको इसमें केवल जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कराया गया, उनको बुलाया गया, उनको ज्वाइन कराया गया है। बाकी आगे की कानूनी कार्रवाई चलेगी। असल में प्रेम शर्मा का नाम इसलिए आया क्योंकि 16 अप्रैल को जिस तीसरी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, उस शोभा यात्रा के लिए परमिशन की अर्जी प्रेम शर्मा ने ही जहांगीरपुरी थाने में दी थी। लेकिन उस शोभा यात्रा को पुलिस से इजाजत नहीं मिली थी। 17 अप्रैल को पुलिस ने जो दूसरी एफआईआर दर्ज की थी, उसमें बगैर परमिशन के शोभा यात्रा निकालने का आरोप भी शामिल है। लेकिन दिल्ली पुलिस के कंफ्यूजन से फिलहाल प्रेम शर्मा गिरफ्तारी से बच गया। तो दिल्ली में हुई हिंसा का अकेला मामला नहीं है देश भर में। अप्रैल महीने की अगर बात करें तो अप्रैल महीने की शुरुआत से ही देश के कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कहां-कहां अप्रैल महीने में तनाव देखने को मिला। सबसे पहले 2 अप्रैल की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में करौली में नववर्ष, हिंदू नववर्ष के मौके पर यहां हिंसा देखने को मिली, राजस्थान की अगर हम बात करें। उसके बाद गुजरात की ओर बढ़ते हैं। 10 अप्रैल को गुजरात के खंभात में रामनवमी के मौके पर हिंसा देखने को मिली। यहां पर भी जबरदस्त हिंसा के मामले सामने आए। 10 अप्रैल को ही गुजरात के साबरकांठा में रामनवमी के मौके पर हिंसा देखने को मिली। 10 अप्रैल को ही रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश में हिंसा देखने को मिली। मध्य प्रदेश के खरगोन में यहां तनाव और हिंसा देखने को मिली। 10 अप्रैल को ही झारखंड में रामनवमी के मौके पर यहां लोहरदगा में एक शख्स की मौत हिंसा के चलते हो जाती है। झारखंड की बात कर रहे हैं। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। इस जुलूस के मौके पर हिंसा हुई, यहां पथराव हुआ। वहीं 10 अप्रैल को ही दिल्ली के जेएनयू में भी मारपीट हो जाती है। यहां एबीवीपी और लेफ्ट संगठन के छात्र हैं, वो आमने सामने आ जाते हैं। मेस में खाने को लेकर यहां विवाद होता है। और 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उस शोभा यात्रा के दौरान हिंसा यहां पर देखने को मिलती है। और 16 अप्रैल के अगले दिन यानी कि 17 अप्रैल को महाराष्ट्र के अमरावती में झंडे को लेकर तनाव देखने को मिलता है। झगड़ा होता है, जिसके बाद यहां पर कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है। 17 अप्रैल को ही गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात के वडोदरा में 2 बाइक सवारों के बीच टक्कर होती है। रोड रेज के इस मामले के बाद यहां पर 2 वर्ग आमने सामने आ जाते हैं, 2 समुदाय, और सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता है। तो अप्रैल में अब तक अप्रैल की शुरुआत से यहां तनाव देखने को मिला है। देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए दंगे को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, ऐसा कहा है, और पीएम मोदी चुप है। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली दंगे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की। दिग्विजय सिंह ने जम्मू में एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो बातचीत भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस बातचीत में कई सवाल उठाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं पूरी बातचीत। देश में इस समय राजनीति का माहौल गर्म है और सांप्रदायिकता जिस तरह से देश में
फैल रही है, उसने भी एक नए विवाद को जन्म दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी हैं। सवाल दिल्ली से शुरू करूंगा। जिस तरह से सांप्रदायिकता की बात करें, देश के विभिन्न राज्यों से खबरें आती हैं, लेकिन दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है 2 दिन पहले। जिस तरह वहां से हनुमान जयंती के बाद गोलियां चली, तलवारें निकाली गई, एफआईआर हुए, दोनों तरफ से एफआईआर हुए। आप इस सारे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? कोई नई बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके पहले हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने हमेशा से सांप्रदायिक उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाकर नफरत का बीज बोकर पूरे देश में माहौल बिगाड़ा है, और उससे आज हम देख रहे हैं चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज इस बात को हमें समझना चाहिए कि आखिर ये देश किसका है? ये देश सबका है, जिसमें भारत के संविधान को स्वीकार किया। उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का और उसे उसकी रीति रिवाज में उसके अनुसार चलने का उसको अधिकार मिला हुआ है। जो आज कल जो कुछ हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले आना चाहता। गोधरा में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने गुजरात में किया था, आज वो देश में कर रहे हैं। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें एक पैटर्न है। रामनवमी में के जुलूस में हथियार ले जाने की क्या जरूरत है? भड़काऊ गाने और नारे लगाने की क्या आवश्यकता है? मैं तो इसमें दोष केवल एक वर्ग को नहीं देता हूं, दूसरे वर्ग में भी है। यह है क्योंकि धार्मिक उन्माद जब तक नहीं फैलेगा, तब तक वो लोग जो कि इस विचारधारा के हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक वर्ग है जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर ये कहता है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, और माय रिलीजन वर्सेस योर रिलीजन। जबकि सनातन धर्म हम लोगों का ये है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यही सनातन धर्म है और यही भारत के संस्कार और संस्कृति है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने यही आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं कि कांग्रेस जो है वो इस सब के पीछे है, और राजस्थान में जो कुछ होता है तब सोनिया गांधी नहीं बोलती, और जब देश के बाकी हिस्सों में होता है तब आप जो है बोलते हैं। इंसिडेंट, कम्युनल इंसिडेंट होते हैं, लेकिन उस प्रकार से कंटिन्यूसली दंगे चलते नहीं है। हाँ, करौली में इंसिडेंट हुआ, कंट्रोल कर लिया गया। वही है कि पूरे प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री चाहे तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि जिस जिले के अंदर कोई कम्युनल राइट होगा, जवाबदारी जिला कलेक्टर और जिला एसपी की होगी। राजस्थान में उस पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के राज्यों में ये दंगा फसाद चलता रहता है, कर्फ्यू चलता रहता है। जिला प्रशासन जिसकी जवाबदारी है, उसकी कोई जवाबदारी तय नहीं की जाती। सर, मैडम गांधी ने, शरद पवार जी ने और ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी, आपको पता, जिसमें ये कहा गया था कि लोगों से शांति की अपील की गई थी, शांति बनाए रखें, और साथ में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री आखिर इस सब पे चुप क्यों?
प्रधानमंत्री जी मोदी जी किसी के उंगली में चोट लग जाती तो ट्वीट कर देते हैं, और पूरे देश में जो धार्मिक उन्माद फैला हुआ, नफरत फैलाई जा रही है, खुलेआम भगवा वस्त्र पहनकर ये फ्रॉड साधु खुलेआम कह रहे हैं इनको, इन पर बलात्कार करो, इनकी हत्या कर दो, उस पर चुप क्यों रहते हैं? उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? सब जगह जगह दंगे हो रहे हैं, क्यों चुप हैं? इसलिए चुप हैं क्योंकि जो कुछ हो रहा है उनके ही फुट सोल्जर्स कर रहे हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इसके खिलाफ बोलने लगेंगे तो मोदी जी नहीं रहेंगे, स्वाभाविक है। संरक्षण प्राप्त पूरा 100% मोदी जी के संरक्षण में धार्मिक उन्माद इस देश में फैलाया जा रहा है, और जो धार्मिक उन्माद के खिलाफ खड़ा होता है उस पर केसेस बनाए जा रहे हैं, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। लिबरल, मॉडर्न, प्रो पुअर जो पॉलिसीज के पक्षधर हैं उनको 3-3 साल जेल में बंद किया हुआ है। आखिर ये है क्या? कानून का राज कहां चला गया? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इस सारे प्रकरण का देखिए, बात यह है, पहली बात तो यह है कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर ये दिल्ली सरकार के पास नहीं है। फिर भी अरविंद केजरीवाल जी को तो मैं तो हमेशा कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और इन्होंने दिल्ली के जब राइट्स पहले भी हुए CAA NAC के मामले में, इन्होंने एक शब्द उनके के खिलाफ नहीं बोला। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाने का उन्होंने समर्थन किया। जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाने उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन खुद दिल्ली को अधिकार और स्टेटहुड के साथ लॉ एंड ऑर्डर की भी वो मांग करते हैं। ये दोहरा मापदंड है कि नहीं है? दूसरा, इन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नीतियों को समर्थन किया है, तो इसलिए वो तो बी टीम है बीजेपी की। पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये कहा गया था कि जो दिल्ली में हुआ छोटी सी बात हुई थी, और जो यात्रा निकाल रहे थे उनकी तरफ से कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया था कि इतना बड़ा फसाद बन जाता। अब खैर कुछ घंटे के बाद एक और FIR होती है और उसमें उनको भी अरेस्ट किया जाता। आपको क्या लगता है कि जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं उनको अपना काम करने दिया जाना चाहिए, या इस तरह के जो बयान आते हैं काहे के लिए स्वतंत्र ये एजेंसीज हैं? काहे के लिए? ये जितनी भी एजेंसियां हैं इनका ये कमिटमेंट किसके प्रति होना चाहिए? व्यक्ति के प्रति या भारतीय संविधान के प्रति या नियम और कानून के प्रति? उन्होंने कहा है, FIR दर्ज की है कि उनको जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी, तो जुलूस निकालने क्यों दिया? अमित शाह जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले में, या दिल्ली पुलिस कमिश्नर से और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल हटा देना चाहिए। आपने उसके खिलाफ जब जुलूस निकल रहा था उसको रोका क्यों नहीं? अगर परमिशन नहीं थी तो आपको परमिशन जब नहीं, बिना परमिशन निकाल रहे हैं तो उसको आगे क्यों जाने दिया? उसको पुलिस प्रोटेक्शन में क्यों आपने आगे बढ़ने दिया? ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है ना। देखिए, जहांगीरपुरी दंगे के मामले में दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने खुद माना है कि तीसरी शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी, तो सवाल है कि बगैर इजाजत के आखिर ये शोभा यात्रा निकलने क्यों दी गई? दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन हिंसा का जो नंगा नाच हुआ उसमें दिल्ली पुलिस भी कटघरे में है। इसकी वजह दिल्ली पुलिस की दूसरी FIR में छिपी है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीर हिंसा में जो दूसरी FIR दर्ज की उसमें विश्व हिंदू परिषद से जुड़े प्रेम शर्मा का नाम लिखा है। पुलिस के मुताबिक जिस शोभा यात्रा में हिंसा हुई वो बिना अनुमति के निकाली गई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक ने ABP न्यूज से कहा कि शोभा यात्रा के लिए अर्जी हनुमान जयंती के एक दिन पहले ही आई थी। पिछले 16 तारीख को 3 शोभा यात्राएं निकली हैं। 2 शोभा यात्राएं जिनका 11 बजे और 1 बजे की टाइमिंग थी। इनका एप्लीकेशन 25 तारीख को मार्च को और 31 मार्च को आ चुका था।
ये शोभा यात्रा इनको परमिशन मिली थी। जो तीसरी वाली शोभा यात्रा है, इसका एप्लीकेशन एक दिन पहले यानी 15 तारीख की शाम में आया था और इसका परमिशन नहीं हो पाया था। ताज्जुब की बात है कि देश की राजधानी में बगैर इजाजत के ही शोभा यात्रा निकल गई, लेकिन जब शोभा यात्रा की परमिशन नहीं थी तो फिर उसके लिए पुलिस इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इकट्ठे हो गए और निकल रहे थे वहाँ पर, तो जो पुलिस का जो कंटिंजेंट है, एडिक्वेट कंटिंजेंट, एडिक्वेट कवरेज इनको दिया गया और इनको कंटेन करके रखा गया। और जब ये सिचुएशन जब खराब हुआ है, वहाँ पर पुलिस ह्यूमन वॉल की तरह इन लोगों के बीच में खड़ी रही। अब दिल्ली पुलिस कुछ भी दलील दे, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में खुद ही फंस गई है। और इसी हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के मामले में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े प्रेम शर्मा पर भी एफआईआर हुई है। दिल्ली दंगा केस में आरोपी प्रेम शर्मा सामने आया। प्रेम शर्मा ने दावा किया कि तीसरी शोभा यात्रा की दिल्ली पुलिस से अनुमति मिली थी। पुलिस के दावे को झुठला दिया है। इसमें पुलिस की ओर से कहा गया कि अनुमति नहीं दी गई थी। अनुमति मिल गई थी लेकिन पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी। इस दावे के उलट एबीपी न्यूज से बातचीत में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कल कहा था कि तीसरी शोभा यात्रा को पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। हनुमान जी की जन्मोत्सव की शोभा यात्रा हर साल निकलती है, कोई आज नहीं निकली है, पहली बार। हर साल हम लोग निकालते हैं। हमने 3 थानों से परमिशन लेकर के हमने उस यात्रा को निकालने की परमिशन ली। पुलिस ने हमें परमिशन भी दी लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से जा रहे थे, वहीं से तुरंत से मस्जिद की तरफ से आवाज़ आने लगी, इनको मारो मारो मारो। उन्होंने एकदम से मतलब वहाँ से अंदर से पत्थर आने लग गए, ऊपर से तीसरी मंजिल से। लेकिन आप एक बात बताइए कि 10 मिनट के अंदर कौन तीसरी मंजिल पे पत्थर भर लेगा? हजारों पत्थर। एकदम उन्होंने हमारे पर हमला किया। हमारे 20 से 25 कार्यकर्ता घायल हैं। वो 250-300 तो तलवारें लेकर के एकदम आए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमने आपको वो दावा भी दिखाया स्पेशल सीपी का जिसमें कहा गया कि रिसीविंग दी गई थी, परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन वीएचपी नेता प्रेम शर्मा ने पुलिस के इस दावे को झुठला दिया है। कहा कि हमें परमिशन मिल गई थी लेकिन पुलिस ने शोभा यात्रा को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। प्रेम शर्मा कैमरे के सामने आए और ये दावा किया। मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, यहाँ पुलिस के दावे से विपरीत दावे हैं प्रेम शर्मा के। जी बिल्कुल, देखिए प्रेम शर्मा भले ही ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें परमिशन मिली थी, लेकिन मैं ये एक बात साफ कर देना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी साफ किया गया है कि इस वाली शोभा यात्रा की कोई परमिशन नहीं दी गई थी, सिर्फ रिसीविंग पुलिस ने की थी। इससे पहले तो जो 2 शोभा यात्रा निकली थी जहांगीरपुरी इलाके से, सिर्फ उन्हीं शोभा यात्राओं को परमिशन दी गई थी। तो प्रेम शर्मा जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास परमिशन थी, वो कोई परमिशन नहीं थी। जो लेटर वो दिखा रहे हैं मीडिया के सामने, वो लेटर सिर्फ रिसीविंग का लेटर है। थाने में जाकर के उन्होंने वो सिर्फ वो लेटर परमिशन रिसीव करवाया था, परमिशन उन्हें पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। ये पुलिस ने साफ कर दिया है। जी मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग दिलचस्प मोड़ इस पूरी घटना के बाद सामने आ रहे हैं। दिलचस्प ये भी है कि पहले प्रेम शर्मा को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में पुलिस को खुद कहना पड़ा कि प्रेम शर्मा से सिर्फ पूछताछ हुई है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से लेकर बीजेपी के नेताओं तक फोटो में दिख रहा ये शख्स है प्रेम शर्मा। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के मुखर्जी नगर जिले का जिला सेवा प्रमुख। जहांगीरपुरी दंगे मामले में पहले प्रेम शर्मा की गिरफ्तारी की खबर आई। बाद में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने एबीपी न्यूज से बातचीत में साफ किया कि प्रेम शर्मा से सिर्फ पूछताछ की गई है। नई एफआईआर और हुई है और उसमें प्रेम शर्मा जो वीएचपी के नेता हैं उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई और बाद में एक मैसेज ये आया कि वो उन्होंने इंटरोगेशन ज्वाइन किया। तो सर इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के वायोलेशन का एक मसला रिकॉर्ड किया गया है और उसमें जो लोग जुड़े हुए थे उनको इसमें केवल जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कराया गया, उनको बुलाया गया, उनको ज्वाइन कराया गया है। बाकी आगे की कानूनी कार्रवाई चलेगी। असल में प्रेम शर्मा का नाम इसलिए आया क्योंकि 16 अप्रैल को जिस तीसरी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, उस शोभा यात्रा के लिए परमिशन की अर्जी प्रेम शर्मा ने ही जहांगीरपुरी थाने में दी थी, लेकिन उस शोभा यात्रा को पुलिस से इजाजत नहीं मिली थी। 17 अप्रैल को पुलिस ने जो दूसरी एफआईआर दर्ज की थी, उसमें बगैर परमिशन के शोभा यात्रा निकालने का आरोप भी शामिल है। लेकिन दिल्ली पुलिस के कंफ्यूजन से फिलहाल प्रेम शर्मा गिरफ्तारी से बच गया। देखिए, इस बीच आपको बड़ी खबर भी बता दें, वीएचपी नेता विनोद बंसल अब प्रेम शर्मा के बचाव में उतर गए हैं। बंसल का कहना है कि हमारे किसी कार्यकर्ता को झूठे केस में फंसाया गया तो कानून के तहत कार्रवाई करेंगे।
दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी का ठीकरा वीएचपी पर ना फोड़े, हमने इजाजत ली थी। ये बड़ी जानकारी वीएचपी नेता विनोद बंसल ने अब दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं और बंसल ने प्रेम शर्मा के मामले में कहा है कि हमारे किसी कार्यकर्ता को झूठे केस में फंसाया गया तो कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी का ठीकरा वीएचपी पर ना फोड़े। हम लीगल बैटल या कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे यदि हमारे किसी कार्यकर्ता को या विश्व हिंदू परिषद को झूठे किसी केस में फंसाया गया तो हम पुनः आग्रह करते हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ अधिकारियों के जो अकर्मण्यता का ठीकरा विश्व हिंदू परिषद जैसी लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन पर न फोड़े। हम जो काम करते हैं विधि सम्मत तरीके से करते हैं। परमिशन हमने ली थी, इस बात का जिक्र हमने स्वयं जो 2 दिन पूर्व हमारा एक हाई लेवल डेलीगेशन माननीय कमिश्नर साहब से मिला था उसमें भी जिक्र किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर भी एफआईआर दर्ज की है ऐसा सुनने में आया है। पुलिस को इस बारे में विचार करना चाहिए और जो जिहादी, जो अपराधी, जो षड्यंत्रकारी इन घटनाओं में लिप्त हैं उन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई एनएसए के तहत करनी चाहिए। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे के बहाने बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक के हमले एक दूसरे पर तेज हो गए हैं। अंसार और आम आदमी पार्टी के कनेक्शन की जांच की मांग को लेकर बीजेपी नेता आज पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। जहांगीरपुरी दंगे के एक आरोपी मोहम्मद अंसार के सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी दिल्ली में राजनीतिक लड़ाई का हथियार बन गई है। ये तस्वीरें बीजेपी ने जारी की है। अंसार नाम के व्यक्ति जिसका साफ साफ दिल्ली के यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ फोटो भी है और वो लगातार उनके सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैं आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता आज इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर को भी मिलने वाले हैं। वो अंसार और आम आदमी पार्टी के कथित संबंधों की जाँच की मांग करेंगे। दिल्ली के अंदर तो हमारे को 52% वोट मिलते हैं, हर दूसरा आदमी आम आदमी पार्टी का है। आदेश गुप्ता के मेरे साथ कई फोटो हैं। अब आदेश गुप्ता ने अगर दिल्ली जल बोर्ड पे हमला किया तो क्या मैंने हमला करा उनसे? ऊपर से स्क्रिप्ट तय की जाती है, वो ये पुलिस उस स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करती है। बीजेपी के आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हो रहे हमलों का बचाव किया शरद पवार ने। बोले कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी है। Particularly in Delhi, law and order, this subject is not Kejriwal subject, it's a subject of central government, and that's why it is a responsibility of the central government to control and make normal cities. नमस्ते भारत लगातार जारी है। बात दिल्ली दंगे की कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का क्या कोई बांग्लादेशी कनेक्शन है? इस मामले में पुलिस आरोपी अंसार की पूरी कुंडली खंगाल रही है। नाम मोहम्मद अंसार, पेशा कबाड़ी, इल्जाम जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल होने का। इसी अंसार के अब बांग्लादेशी कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने अंसार और उसके साथियों के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि पुलिस के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक अंसार का जन्म भले ही जहांगीरपुरी में ही हुआ था, लेकिन उसकी पारिवारिक जड़ें पश्चिम बंगाल से जुड़ी हैं। वो चाकू के साथ गिरफ्तार हो चुका है। उस पर आर्म्स एक्ट का मामला चल रहा है। यही नहीं, उसके खिलाफ सट्टेबाजी के भी 5 मामले दर्ज हैं। वैसे पेशे से वो कबाड़ी का काम करता है। जहांगीरपुरी हिंसा में क्राइम ब्रांच ने अंसार और उसके साथियों की बैंक डिटेल्स जुटानी भी शुरू कर दी हैं, ताकि इन सभी के बैंक खातों को खंगाला जा सके कि कहीं ये हिंसा किसी सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दी गई है। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए किसी प्रकार की कोई फंडिंग हुई है या नहीं। दिल्ली से अभिषेक रावत की रिपोर्ट। दिल्ली हिंसा पर बवाल के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आ रहे हैं। वो दिल्ली भी आएंगे, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 22 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। भारत यात्रा के पहले दिन वो गुजरात में होंगे तो दूसरे दिन दिल्ली पहुंचेंगे। ब्रिटिश पीएम ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा की तपिश है। उनका ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें भारत और ब्रिटेन के बीच
विजय माल्या और नीरव मोदी के मसले पर बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच FTA यानी ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे बढ़ेगी बातचीत। ब्रिटेन में बसे खालिस्तानी समर्थकों का मसला भी भारत उठा सकता है। ऐसे में सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि ब्रिटिश PM की यात्रा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो। इसी को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से ताज़ा हालात का जायजा लिया। अमित शाह ने कहा कि दंगाइयों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि दोबारा दिल्ली में इस तरह के दंगे या हिंसा न हो पाए। ये दूसरी बार है जब किसी बड़े विदेशी मेहमान के दौरे के समय दिल्ली का एक हिस्सा हिंसा से झुलसा है। फरवरी 2020 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, उस दौरान दिल्ली में CAA के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। अब दिल्ली में जहांगीरपुरी में दंगा हुआ है, जबकि ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन भारत आने वाले हैं। और देखिए, माहौल बिगाड़ने में भड़काऊ बयानों का भी कम योगदान नहीं है और उसमें यति नरसिंहानंद जैसे चेहरे भी आग में घी डालने का काम करते हैं। ऐसे माहौल में जब कई इलाकों में फिजा में सांप्रदायिक तनाव घुला हुआ है, यति नरसिंहानंद सरस्वती अपने विवादित बयानों के साथ फिर प्रकट हो गए हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश के ऊना में चल रही धर्म संसद में उन्होंने हिंदुओं को बच्चे ज्यादा पैदा करने की नसीहत दे डाली। बच्चे ज्यादा पैदा करें, हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। नरसिंहानंद के बोल जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया, बोले कि कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण की अनुमति नहीं होगी। भड़काऊ भाषण ना दे, अपना कार्यक्रम वो एक स्थान, एक हॉल के अंदर कर रहे हैं, वहाँ वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उसके बावजूद धार्मिक आस्था को इस प्रकार से किसी प्रकार से भड़कने नहीं देना चाहिए उनको। जो हिमाचल के CM कह रहे हैं उस पर कैसा अमल होता है ये जरूर देखना होगा, लेकिन ताज्जुब ये है कि यति नरसिंहानंद को धर्म संसद के नाम पर हो रहे आयोजनों में जहर बुझे भाषण देने का मौका फिर मिल गया है। पुलवामा के काकपोरा में रेलवे के 2 जवानों पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि दूसरे जवान की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस CCTV फुटेज में चाय की दुकान के बाहर हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और SI देवराज बैठे नजर आ रहे हैं। तभी पीछे से एक कायर आतंकवादी ने दोनों जवानों पर गोलियां चला दी। अपनी कायराना हरकत के बाद वो आतंकवादी पूरी रफ्तार से भागता हुआ इस वीडियो में दिख रहा है। ये आतंकी वारदात पुलवामा के काकापुरा इलाके में हुई, जब हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और SI देवराज चाय पीने के लिए एक दुकान पर बैठे थे। तभी पीछे से उन पर यह हमला करवाया गया। इस आतंकी हमले में रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान शहीद हो गए, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। पिछले 3 हफ्तों से आतंकवादियों ने घाटी में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। इस महीने में ये 9वां आतंकी हमला है। और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की। आज युद्ध का 55वां दिन है। युद्ध के बीच ब्रिटेन ने बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन का ये बड़ा दावा दुनिया को डराने वाला है। ब्रिटेन ने कहा कि आज रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया एंटी रेडिएशन दवा और बॉम्ब शेल्टर के लिए तैयार रहे। तो जंग के बीच हर दिन एक नई तस्वीर, एक नया मंजर सामने आता है और दिखाता है कि कैसे तबाही अब यूक्रेन का मुकद्दर बन चुकी है। सहमे कदमों के साथ आगे बढ़ते सैनिक, ड्रोन कैमरे में कैद हुआ यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा असॉल्ट ऑपरेशन। तस्वीरें मारियोपोल की बताई जा रही हैं। आमने सामने मुकाबले की इन तस्वीरों को देखिए। महज एक दीवार का फासला है, जिसके एक तरफ रूस के सैनिक हैं तो दूसरी तरफ लाल रंग की गाड़ी के पास छिपे यूक्रेन की अज़ोव बटालियन के जवान। रूसी सेना का एक जवान दीवार के बिल्कुल करीब आकर बम से हमला करता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अज़ोव बटालियन के 2 जवान हमले से बचने की जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार, जिस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं दमकल कर्मी। रूस के हमलों के बाद घरों में आग लगने की ये तस्वीरें लीव की हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में हुए 5 हमलों की चपेट में कई घर आए, कुछ तो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। इन हमलों में 6 लोगों की जान चली गई।
एक और खबर जो देश की चिंता बढ़ाने वाली है। बड़ा सवाल ये कि क्या देश में कोरोना की चौथी लहर आने वाली है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस एक बार फिर से कोरोना काल की तरफ धकेल रहे हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा कोरोना केसेस मिले हैं। दिल्ली समेत देश में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 500 के पार कोरोना मरीज। देश में बीते 24 घंटों में 2183 कोरोना केस मिले। देश भर में कोरोना की कुल 11,542 एक्टिव केस। 17 अप्रैल को देश में कोरोना के 1,150 केस दर्ज हुए। 18 अप्रैल को देश में कोरोना के 2,183 केस दर्ज हुए। यानी देश में अचानक कोरोना केस दुगने के करीब बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की दर 7% को पार कर गई है। केसेस पॉजिटिव जरूर आ रहे हैं, बट देखने में ऐसा नहीं आ रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। तो अभी तक ऐसा कोई खतरे की घंटी नहीं कह सकते हैं, और हम नजर बनाए हुए हैं हर तरह के केसेस के ऊपर। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 501 कोरोना केस मिले। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 7.79% हो गया है। बीते 5 दिनों में कोविड केस दोगुने के करीब होने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी के बाद हरियाणा ने भी अब मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने हरियाणा सरकार के माथे पर बल ला दिए हैं। दिल्ली से सटे इलाकों में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या बढ़ रही है। इसलिए हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश के 4 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। हमने दिल्ली से सटे 4 जिलों गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो नहीं लगाएगा उसको जुर्माना लगाया जाएगा। गुरुग्राम में कोविड मामलों की ताज़ा रिपोर्ट हरियाणा सरकार तैयार करवा रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक हरियाणा में कोरोना के 238 नए मामलों में से 198 मामले गुरुग्राम में मिले। फरीदाबाद में 22 कोरोना केस मिले। हरियाणा के आधे से ज्यादा जिलों में एक भी कोरोना केस नहीं है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में बेड और दवाओं का पूरा इंतजाम है। और अब देख लीजिए इरफान सर का कार्टून। लखीमपुर हादसे को लेकर देखिए क्या कह रही है इरफान की कलम। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर लगातार चर्चा में है। वहाँ हो रही घटनाओं और दुर्घटनाओं की वजह से अभी हाल ही में वहाँ पर 2 घटनाएं लगभग एक सी हुई। पहली में मंत्री के बेटे की कार से कुछ लोग कुचले गए, और अब एक विधायक की स्कॉर्पियो से अब देखिए 2 लोग कुचले गए। अब मामला जो है जांच का है, वो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन कार्टून में आप देखिए नेताजी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ की सड़कों में ही कोई गड़बड़ी हो। नमस्ते भारत में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।